नमस्कार। आज हम एनसीईआरटी की कक्षा 12 के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक रसायन विज्ञान के पाठ 5 प्रश्न रसायन का अध्ययन करेंगे। इस भाग में हम कोलाइडी विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, किस प्रकार इन्हें बनाया जाता है, इनके क्या गुणधर्म होते हैं, ये वास्तविक विलयनों से कैसे भिन्न होते हैं, किस प्रकार इनका स्कंदन किया जा सकता है और इनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, ये सब हम इस भाग में जानेंगे। थॉमस ग्राहम ने विलय पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया कि या तो विलय पदार्थ क्रिस्टलाइट बनाते हैं या फिर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। परंतु ये वर्गीकरण पूर्ण रूप से सही नहीं था, क्योंकि एक ही विलय जैसे सोडियम क्लोराइड जल में क्रिस्टलाइट विलयन बनाता है, जबकि बेंजीन में कोलाइडी विलयन बनाता है। अतः इस वर्गीकरण को पुनः सुधार किया गया। इस वर्गीकरण के अनुसार विलयनों को 3 भागों में विभाजित किया गया: वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। इनका मुख्य जो अंतर है वह कणों की आकार पर निर्भर करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वास्तविक विलयन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जबकि कोलाइडी विलयनों का आकार 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होता है एवं निलंबन में कणों का आकार 100 नैनोमीटर से अधिक होता है। दृश्यता किसी भी प्रकाशिक युक्ति से नहीं देख सकते वास्तविक विलयनों को, क्योंकि इसके कण काफी सूक्ष्म होते हैं। कोलाइडी विलयन के कणों को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, जबकि निलंबन चूंकि इसके विलयनों के कण काफी बड़ी साइज के होते हैं, अतः इन्हें नग्न आंखों से भी देख सकते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य अंतर आप देख सकते हैं, जैसे कि विसरण, ये तेजी से विसरित होते हैं, जबकि कोलाइडी विलयन के कण धीरे धीरे विसरित होते हैं। निलंबन के विसरित होते ही नहीं है। टिंडल प्रभाव वास्तविक विलयन नहीं दर्शाते, जबकि कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव और ब्राउनियन गति दोनों दर्शाते हैं। निलंबन विलयन बहुत कम टिंडल प्रभाव एवं ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। चूंकि हमें इस भाग में कोलाइडी विलयनों के बारे में पढ़ना है, अतः हम कोलाइडी विलयनों का विस्तार पूर्वक अध्ययन यहाँ पर करने वाले हैं। एक कोलाइडी तंत्र 2 अवस्थाओं का बना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें देखना है कि कोलाइडी विलयन के अंदर जो कोलाइडी कण जिस प्रावस्था में वितरित होते हैं उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, जबकि दूसरी प्रावस्था जिसमें कोलाइडी कण परिक्षिप्त रहते हैं, जिसे हम परिक्षेपण माध्यम भी कहते हैं। जिस प्रकार एक वास्तविक विलयन में विलायक होता है, उसी प्रकार कोलाइडी विलयन में परिक्षेपण माध्यम होता है। उदाहरण के लिए हम कॉपर के जल में कोलाइडी विलयन के लिए कॉपर के कण परिक्षिप्त प्रावस्था होंगे, जबकि जल एक परिक्षेपण माध्यम होगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनकी भौतिक अवस्था ठोस, द्रव और गैस कुछ भी हो सकती है। चूंकि 3 प्रकार की प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव एवं गैस, तो इनके कुल प्रकार से हम देख सकते हैं कि 8 प्रकार के संयोजन हो सकते हैं। जैसे कि प्रक्षेपण माध्यम ठोस है और प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस है, तो उसे ठोस सोल कहेंगे। यदि प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस है, प्रक्षेपण माध्यम द्रव है, उसे सोल कहेंगे। पेंट, कोशिका तरल, इसी प्रकार से अन्य संयोजन भी आप इस में देख सकते हैं, जहाँ पे ठोस के साथ गैस, द्रव के साथ ठोस, द्रव के साथ द्रव, द्रव के साथ गैस एवं गैस के साथ ठोस, गैस के साथ द्रव, ये भिन्न भिन्न प्रकार के कोलाइडी विलयनों का निर्माण करते हैं और उनके उदाहरण भी आप देख सकते हैं। कोलाइडी तंत्र का वर्गीकरण दृश्यता के आधार पर भी किया जा सकता है। जैसे यदि प्रक्षेपण माध्यम जल हो तो उस सोल को हम हाइड्रोसोल या एक्वासोल कहेंगे। यह एक कोलाइडी तंत्र का नाम है। यदि प्रक्षेपण माध्यम बेंजीन है तो उसे बेंजोसोल कहा जाएगा। यदि प्रक्षेपण माध्यम अल्कोहल है तो उसे एल्कोसोल, एवं यदि वायु हवा है तो उसे एरोसोल कहा जाएगा। यहाँ पर मुख्यतः काम में आने वाले प्रक्षेपण माध्यमों की चर्चा की गई है। प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण के आधार पर कोलाइडी तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया हुआ है: द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी। द्रव स्नेही, जैसा कि इसके नाम से ही सूचित है कि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन उन्हें कहेंगे जिसमें प्रक्षेपण प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य स्नेह होता है, मतलब दोनों के मध्य कुछ बंधन पाए जाते हैं।
जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, जैसे कि जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन का जल में परिक्षेपण। ये सभी द्रव स्नेही प्रकार के कोलाइडी विलयन हैं। वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था का परिक्षेपण माध्यम के साथ कोई आकर्षण नहीं होता, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड विलयन कहते हैं और इन्हें बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इन्हें सामान्य विधियों से नहीं बनाया जा सकता। इन्हें बनाने के लिए आधुनिक विधियों का उपयोग करना पड़ता है। शांता, जैसा कि हम जानते हैं विलायक का गुण होता है शांता और द्रव स्नेही सोल में विलायक यानी कि प्रक्षेपण माध्यम का प्रक्षिप्त प्रावस्था के साथ आकर्षण होता है। इसलिए कोलाइडी विलयन यानी द्रव स्नेही सोल की शांता मुक्त विलायक की तुलना में या शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक होती है, जबकि द्रव विरोधी सोल में इसकी शांता विलायक के लगभग समान होती है। यदि हम प्रस्तनाव की बात करें तो चूंकि प्रस्तनाव भी एक शुद्ध विलायक का गुण है और यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम या मैं कह दूं विलायक जो है उसका आकर्षण परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के साथ होता है, इसलिए इसका प्रस्तनाव शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है, जबकि द्रव विरोधी सोल में प्रस्तनाव लगभग परिक्षेपण माध्यम या विलायक के समान होता है। जलयोजन या विलायकीकरण, ये सारा का सारा जितने भी अंतर आप द्रव स्नेही सोल एवं द्रव विरोधी सोल में देखेंगे, ये इसी बात पर निर्भर करते हैं कि परिक्षेपण माध्यम एवं परिक्षिप्त प्रावस्था के मध्य आकर्षण है या नहीं है। क्योंकि यदि आकर्षण होगा तो जलयोजन होगा। जलयोजन का मतलब कि वहां पर विलायक के रूप में जल है, या विलायक के रूप में विलायकीकरण होगा तो विलायक के रूप में परिक्षेपण माध्यम का परिक्षिप्त प्रावस्था के साथ में आकर्षण है, जबकि यहाँ पे कोई आकर्षण नहीं है द्रव विरोधी सोल में, इसलिए यहाँ पे जलयोजन कम होगा या बहुत ही निम्न होगा। आवेश की बात करें तो चूंकि इसका निर्माण द्रव स्नेही सोल का निर्माण आसानी से कर लिया जाता है, इसलिए यहाँ किसी आधुनिक विधि का उपयोग नहीं करना पड़ता, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आवेश भी नहीं होता। जबकि द्रव विरोधी सोल का निर्माण किसी आधुनिक विधि से किया जाता है, जहाँ पे हमें समान आवेश उत्पन्न करना होता है परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर। इसलिए सामान्यतया द्रव विरोधी सोल या तो धनावेशित होते हैं या फिर ऋणावेशित होते हैं, जिसका विगत अध्ययन हम आगे करेंगे। दृष्टिगोचरता या मैं कह दूं विजिबिलिटी, क्योंकि द्रव स्नेही सोल लगभग वास्तविक विलयनों के तरह होते हैं, इसलिए इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, जबकि द्रव विरोधी सोल के कणों का आकार कुछ अधिक होता है, इसलिए इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। स्कंदन, ये चूंकि स्थायी होते हैं इसलिए इनका स्कंदन करने के लिए अधिक विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है, जबकि द्रव विरोधी सोल विद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा से ही अवक्षेपित हो जाते हैं। टिंडल प्रभाव दोनों दर्शाते हैं, परंतु द्रव स्नेही सोल कम प्रकीर्णित होते हैं, जबकि द्रव विरोधी सोल अधिक प्रकीर्णित होते हैं। विद्युत क्षेत्र में गमन हो भी सकता है या नहीं भी, यह निर्भर करता है कि उन पर आवेश क्या है और कितना है। जबकि द्रव विरोधी सोल के कणों पर आवेश होता है, इसलिए ये एनोड एवं कैथोड की तरफ गमन करते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो द्रव स्नेही सोल जैसे जिलेटिन, स्टार्च, सेलुलोज का विलयन है, इनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का प्रक्षेपण माध्यम के साथ आकर्षण होता है, स्नेह होता है, इसलिए इनका निर्माण आसानी से होता है। जबकि द्रव विरोधी सोल संक्रमण धातु का जलीय विलयन, गोल्ड सोल इत्यादि होते हैं। कोलाइडी विलयन बनाने की कई विधियां यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जैसे यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण, अति प्रास्रव्य परिक्षेपण, पेप्टीकरण। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि पेप्टीकरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों के निर्माण के लिए। संघनन या एग्रीगेशन विधि से भी हम इनका निर्माण कर सकते हैं। कुछ रासायनिक विधियां भी हैं, जैसे द्विक विघटन विधि, ऑक्सीकरण विधि, अपचन विधि, जल अपघटन विधि। यांत्रिक परिक्षेपण एक बहुत ही सरल विधि है कोलाइडी विलयनों के निर्माण की, जिसमें हम कोलाइडी चक्की के अंदर निलंबन कणों को पीस लेते हैं और इनको बारीक कर कोलाइडी कणों की रेंज में पहुंचाते हैं, जिससे कि कोलाइडी विलयनों का निर्माण होता है। विद्युत परिक्षेपण या ब्रेडिंग आर्क विधि, यह विधि स्वर्ण, चांदी या प्लेटिनम के कोलाइडी विलयनों को बनाने में प्रयुक्त होती है। इसके लिए जिस प्रक्षेपण प्रावस्था के कणों का निर्माण हमें करना है, जिस धातु के कणों का निर्माण करना है, उसी धातु के इलेक्ट्रोडों को जल में उपयुक्त स्थायी कारक जैसे KOH को मिलाकर
विद्युत स्फुरलिंग पैदा की जाती है, जहां से इसकी वाष्प पैदा होती है। विद्युत स्फुरलिंग के दौरान जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल रंग में जो इलेक्ट्रोड लिए गए हैं, ये इलेक्ट्रोड उस धातु के हैं जिसका हमें कोलाइडी विलयन तैयार करना है। इनके मध्य विभवांतर लगने के कारण यहाँ पर विद्युत स्फुरलिंग पैदा होती है, जिसके कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे वह धातु पिघलने लगती है, उसकी वाष्प उत्पन्न होती है और उस वाष्प को ठंडे जल में डालने पर इस जल को ठंडा करने के लिए, जो कि एक परिक्षेपण माध्यम है, नीचे बर्फ की परत लगाई जाती है और यहाँ पर इसको स्थायी कारक KOH के साथ मिलाया जाता है, जिससे कि हमें उस धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। जल को ठंडा रखने के लिए मैंने बताया आपको कि पात्र को बर्फ में रखा जाता है। अत्यधिक ऊष्मा धातु के कुछ भाग को वाष्पित कर देती है, जो ठंडे जल में संघनित होकर कोलाइडी कर देते हैं। उदाहरण प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, सोल का निर्माण इसी विधि से किया जाता है। पेप्टीकरण, यह एक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि द्वारा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में सबसे पहले हम एक अवक्षेपित परिक्षिप्त प्रावस्था को तैयार करते हैं और इस परिक्षेपित प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में घोलने के लिए जिस विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है उसे पेप्टीकारक कहते हैं। जैसे कि हम इसे एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि ताजा अवक्षेपित फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 का जो अवक्षेप है वह परिक्षिप्त प्रावस्था का काम करेगा और इसका विलायकन परिक्षेपण माध्यम में किया जाएगा, जिसके लिए हमें एक पेप्टीकारक चाहिए जो फेरिक क्लोराइड होगा। यहाँ पर यह ध्यान दिलाना उचित होगा कि पेप्टीकारक का चुनाव परिक्षिप्त प्रावस्था की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। जैसे कि मैं कहूँ आपका यहाँ पे परिक्षिप्त प्रावस्था फेरिक हाइड्रोक्साइड है, तो हमें एक ऐसा विद्युत अपघट्य का चुनाव करना पड़ेगा जिसमें इस परिक्षिप्त प्रावस्था का कोई सम आयन उपस्थित हो। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में दो प्रकार के आयन होते हैं, एक Fe+3 और एक OH-। तो मुझे एक ऐसा पेप्टीकारक लेना पड़ेगा जिसमें या तो Fe+3 हो या फिर OH- हो। इसलिए मैंने यहाँ पर फेरिक क्लोराइड लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके अंदर Fe+3 फेरिक हाइड्रोक्साइड का एक सम आयन है। ताजा अवक्षेप फेरिक हाइड्रोक्साइड के ऊपर उसके समायन जो कि Fe+3 आयन है, जो उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित है, वह उस पर अधिशोषित होता है एवं सभी धनायन अधिशोषित होने के पश्चात, धनायन कौन से? Fe+3 आयन अधिशोषित होने के पश्चात उनके मध्य प्रतिकर्षण उपस्थित होगा और वह धीरे धीरे उस पूरे संपूर्ण अवक्षेप को जो कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा एवं वो छोटे छोटे टुकड़े उस कोलाइडी कणों के रेंज में होते हैं जो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के मध्य होती है। इस प्रकार हम पेप्टीकरण की विधि से द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों का निर्माण करते हैं। ये स्थायी इसलिए होते हैं क्योंकि सभी कोलाइडी कणों पर एक जैसा आवेश है। चूंकि सभी फेरिक हाइड्रोक्साइड के कणों पर Fe+3 आयनों का अधिशोषण हुआ है, इसलिए सभी एक जैसा आवेश रखते हैं, इसलिए ये धनावेशित प्रकार के कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं। संघनन विधियों से भी हम कोलाइडी विलयनों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि रासायनिक विधियां हैं आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाना। आर्सेनिक ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन सल्फाइड से कराने पर आर्सेनिक सल्फाइड का सोल हमें मिल जाता है। यह एक रासायनिक विधि है जिसके द्वारा कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया जा सकता है। इसी प्रकार हम सल्फर सोल का निर्माण कर सकते हैं कि जब हम SO2 से सल्फर का निर्माण करते हैं। यह विधि सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में H2S गैस प्रवाहित करके सल्फर कोलाइडी विलयन को प्राप्त किया जाता है। अपचन के द्वारा भी हम कोलाइडी विलयनों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि धातु सोना, चांदी, प्लेटिनम इत्यादि के कोलाइडी विलयन किसी अपचाय की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं गोल्ड का क्लोराइड जो लवण है उससे हम गोल्ड सोल प्राप्त कर रहे हैं एक अपचन विधि के द्वारा। जल अपघटन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि FeOH3 का ताजा अवक्षेप एक द्रव विरोधी कोलाइड विलयन का निर्माण करता है, तो उसी प्रकार हम फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन करके भी फेरिक हाइड्रोक्साइड को प्राप्त कर सकते हैं। शेष FeCl3
यहां पर पेप्टिकारक का कार्य करेगा और उससे आपको द्रव विरोधी कोलाइड विलयन प्राप्त होगा। कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण कई विधियों के द्वारा किया जा सकता है, जैसे कि अपोहन, सूक्ष्म छनन, अति अपकेंद्रण। अपोहन का मतलब क्या है? अभी हमने पूर्व में देखा कि हम जब द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों का निर्माण करते हैं तो उसमें वैद्युत अपघट्य की सूक्ष्म मात्रा हमें मिलानी पड़ती है, जो एक पेप्टिकारक की तरह भी व्यवहार करता है। तो चूंकि इसमें कोलाइडी कणों के साथ साथ कुछ अशुद्धियां भी होती हैं, इसलिए उसे शुद्ध करना आवश्यक है। तो इसमें से प्रथम विधि है अपोहन। अपोहन में क्या है कि यहाँ पर एक अपोहक बैग लिया जाता है, जिसे अपोहक झिल्ली भी कहते हैं। अब इस झिल्ली में से वास्तविक विलयन के कण तो गुजर सकते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं गुजर सकते, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से अधिक होता है। तो जब इसको जल की धारा से प्रवाहित किया जाता है तो इस झिल्ली में से अशुद्धि के जो कण हैं, या मैं कह दूं वास्तविक विलयन के जो कण हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और अंदर केवल कोलाइडी कण ही रह जाते हैं। बाद में इन कोलाइडी कणों को किसी उचित प्रक्षेपित प्रावस्था में डालकर कोलाइडी विलयन तैयार कर लिया जाता है। सूक्ष्म छनन, इस प्रक्रिया में ताजा तैयार कोलाइडी विलयन का किसी फिल्टर के द्वारा छनन किया जाता है। चूंकि इस फिल्टर के जो रंध्र होते हैं वो इतने बारीक होते हैं कि जिनमें से अशुद्धियों के कण तो निकल सकते हैं, परंतु कोलाइडी विलयनों के कण नहीं निकल सकते। इस प्रकार हम इन फिल्टर पेपर से उस कोलाइडी विलयन को छानकर अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं। अति अपकेंद्रण भी एक प्रक्रिया है कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण करने के लिए। इस विधि के अंदर अति अपकेंद्रण यंत्र में कोलाइडी विलयन को डाला जाता है और तेजी से घुमाया जाता है, जिससे कोलाइडी कण भारी होने की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं, जबकि अशुद्धियां हल्की होने की वजह से ऊपर तैरती रहती हैं। जिसके बाद में इन अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है एवं इन कोलाइडी कणों के लिए उचित प्रक्षेपण माध्यम में डालकर एक शुद्ध कोलाइडी विलयन तैयार किया जाता है। तो अभी तक हमने देखा कि कोलाइडी विलयन क्या होते हैं और ये कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन एवं निलंबन विलयनों से कैसे भिन्न होते हैं। कोलाइडी विलयन हमने यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव विरोधी कोलाइड, द्रव स्नेही कोलाइड। दोनों में क्या अंतर होता है? इनमें मुख्य अंतर प्रक्षिप्त प्रावस्था के कण एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य उपस्थित स्नेह या आकर्षण पर होता है। जैसा कि हमने देखा कि द्रव स्नेही कोलाइड विलयन के मध्य दोनों प्रावस्थाओं के मध्य आकर्षण उपस्थित होता है, जबकि द्रव विरोधी विलयनों में कोई आकर्षण उपस्थित नहीं होता, जिससे कि इनके कई भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म में भिन्नता पाई जाती है, जैसे कि शांता, पृष्ठ तनाव, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति। कई ऐसे गुणधर्म हमने देखे जो दोनों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। उसके बाद में हमने अध्ययन किया कि हम कोलाइडी विलयनों का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि यांत्रिक प्रक्षेपण, विद्युत प्रक्षेपण, पेप्टीकरण, ऑक्सीकरण, द्विक अपघटन, अपचन इत्यादि। ये सारी विधियां हम अब तक पढ़ चुके हैं। अब आगे हम कोलाइडी विलयनों के गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे एवं इनका किस प्रकार से स्कंदन कर सकते हैं, कैसे इनका रक्षण कर सकते हैं एवं दैनिक एवं व्यवहारिक जीवन में किस प्रकार ये उपयोगी हैं, ये सब अब आगे पढ़ेंगे। कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म, जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोलाइडी विलयन विषमांगी प्रकृति के होते हैं। ये विभिन्न आकारों में पाए जाते हैं, समान रूप से विलयन में वितरित नहीं होते हैं। दृश्यता, कोलाइडी कणों को नग्न आंखों या सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखा जा सकता, परंतु इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, क्योंकि जब प्रकाश का प्रकीर्णन कोलाइडी कणों द्वारा होता है तो इनके लंबवत दिशा में हम इनका प्रकाशपुंज देख सकते हैं। कोलाइडी कण सामान्य फिल्टर पत्र से गुजर सकते हैं, परंतु ये चर्म पत्र या अन्य महीन झिल्लियों से नहीं गुजर सकते, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से अधिक होता है। पृष्ठ तनाव एवं शांता, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोलाइडी विलयनों का पृष्ठ तनाव एवं शांता वास्तविक विलयनों या मैं कह दूं विलायक से भिन्न होता है। रंग, कोलाइडी विलयनों का रंग, जल विरोधी सोल का रंग इनके प्रक्षिप्त कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन पर निर्भर करता है, यानी कि
प्रकिरणित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य कणों के आकार तथा इनकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ब्राउनी गति। कोलाइडी विलयनों को अति सूक्ष्मदर्शी में देखने पर हमें ज्ञात होगा कि कोलाइडी कण टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, जिसे ब्राउनी गति भी कहते हैं। यह गति कोलाइडी कणों के आकार एवं विलयन की शांतता पर निर्भर करती है। अणुसंख्यक गुणधर्म। ये हम देख सकते हैं कि ये वे गुणधर्म होते हैं जो केवल विलय या मैं कह दूं परिक्षिप्त प्रावस्था के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। चूंकि हमें पता है कि कोलाइडी कण का आकार अधिक होता है, इसलिए इनके अणुओं की संख्या कम होगी। यदि मैं समान आयतन की बात करूं तो वास्तविक विलयन की तुलना में कोलाइडी विलयन में अणुओं की संख्या कम होती है, इसलिए इनके अणुसंख्यक गुणधर्म वास्तविक विलयन की तुलना में कम होते हैं। प्रकाशिक गुणधर्म। कोलाइडी विलयन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। टिंडल प्रभाव का मतलब क्या है कि जब कोई प्रकाश की किरण या मैं कह दूं प्रकाश का पुंज कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश किरणों का मार्ग दृश्य हो जाता है। ये हम किसी अंधेरे कमरे के अंदर जब सूर्य प्रकाश की किरण किसी सूक्ष्म छिद्र से प्रवेश करती है तो भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर जब उस प्रकाश के पुंज को लंबवत देखा जाता है तो एक टिंडल कोण दिखाई देता है, जो टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव के कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं। आकाश एवं जल का नीला रंग होना, धूमकेतुओं की पूंछ का दृष्टिमान होना, तारों का चमचमाना, ये सभी प्रकाशिक गुणधर्म टिंडल प्रभाव की वजह से दिखाई देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रकाश का स्रोत जब किसी कोलाइडी विलयन से गुजारा गया तो सूक्ष्मदर्शी या आंख को लंबवत रखने पर टिंडल शंकु दिखाई देता है। रिटैक कोलाइडी कणों पर आवेश। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन तैयार करते समय पेप्टिक कारक के रूप में हमें वैद्युत अपघट्य काम में लेना होता है। इन्हीं वैद्युत अपघट्यों के अधिशोषण के कारण उन कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। यह आवेश धनावेश भी हो सकता है और ऋणावेश भी हो सकता है। यह चयनात्मक अधिशोषण पर निर्भर करता है। आप देख सकते हैं इस सारणी में धनावेशित कोलाइडी विलयनों के उदाहरण हैं एवं ऋणावेशित कोलाइडी विलयनों के भी उदाहरण हैं। इन सभी का निर्माण आधुनिक विधियों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे वैद्युत दोहरी परत का। वैद्युत दोहरी परत के अंदर हम देखेंगे कि जो प्रथम परत होती है वो तो पहले से ही उपस्थित है, क्योंकि जब हमने इन कोलाइडी विलयनों का निर्माण किया तो चयनात्मक अधिशोषण के कारण धनायन और ऋणायनों की परत उपस्थित होती है। परंतु यह परत अपने से विपरीत धनायन या ऋणायन को माध्यम कौन सा, प्रक्षेपण माध्यम से आकर्षित कर लेती है और एक दूसरी परत तैयार कर लेती है। इन धनायनों एवं ऋणायनों की दोहरी परत को हेल्महोल्ट्ज परत कहा जाता है। आधुनिक मत के अनुसार प्रथम परत तो अधिशोषित होती है, इसलिए वह दृढ़ता से जुड़ी रहती है, परंतु दूसरी परत गतिमान होती है, जिसे विस्तृत परत भी कहते हैं। स्थायी या सुगठित एवं विस्तृत परतों के इस संयोजन को स्टर्न दोहरी परत कहते हैं। चूंकि प्रथम परत तो स्थायी परत है एवं द्वितीय परत चलायमान है, इसलिए यह विस्तृत परत सतह पर ढीली बंधी होती है एवं जब इसको वैद्युत क्षेत्र में प्रवाहित करते हैं तो यह विपरीत दिशा में गति करती है, अर्थात विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ यह कण गति करते हैं। स्थायी परत एवं विस्तृत परत के मध्य विध्वांतर उत्पन्न होता है, जिसे हम जीटा विभव भी कहते हैं। वैद्युत कण संचलन। चूंकि कोलाइडी विलयन के ऊपर आवेश होता है, कोलाइडी कणों पर आवेश उपस्थित होता है, तो यदि इस कोलाइडी विलयन जिसमें कोलाइडी कण आवेशित होते हैं को दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत क्षेत्र लगाकर रखा जाए तो कोलाइडी कण उन इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करेंगे जिन पर उन कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश के विपरीत आवेशित होगा। अतः इसे हम वैद्युत कण संचरण भी कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर AgI जो ठोस है, जो कोलाइडी कण है, उसके ऊपर आयोडाइड आयन अधिशोषित है, जिसे हम दृढ़ परत कहेंगे, जबकि पोटेशियम आयन की विस्तृत परत उपस्थित है। तो विस्तृत परत उपस्थित होने के कारण यह विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की तरफ गमन करती है। देख सकते हैं आप, गमन के अनुसार वैद्युत कण संचरण को कैटाफोरेसिस या एनाफोरेसिस भी कहते हैं। यह डिपेंड करता है कि यह किस आवेश की तरफ गमन कर रही है। वैद्युत पराशरण।
वैद्युत क्षेत्र में परिक्षेपण माध्यम प्रक्षिप्त प्रावस्था के विपरीत दिशा में गमन करता है, इस घटना को वैद्युत पराशरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्रक्षिप्त प्रावस्था पर एक विशेष आवेश उपस्थित होता है जो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की तरफ गमन करने के कारण उसे वैद्युत पराशरण भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कोलाइडी विलयनों में क्या क्या गुणधर्म उपस्थित होते हैं, कैसे ये वास्तविक विलयनों से भिन्न होते हैं, जैसे कि प्रकाशिक गुणधर्म, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, उसकी प्रस्तनाव, शांता कैसे शुद्ध विलायकों की तुलना में अलग होती है। इसी प्रकार हमने इनके अणुसंख्या गुणधर्मों का भी अध्ययन किया जो वास्तविक विलयनों की तुलना में कम होते हैं। इसके अलावा कोलाइडी विलयनों के ऊपर आवेश कैसा होता है, धनावेश कोलाइडी विलयन कैसे होते हैं, ऋणावेशित कोलाइडी विलयन कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा इनकी स्थायी परत क्या होती है, विस्तृत परत क्या होती है, जीटा विभव क्या होता है, वैद्युत कण संचलन हमने देखा, इसके अलावा वैद्युत पराशरण भी हमने देखा। इसके आगे आने वाले भाग में हम इनके स्कंदन, उन्ननमान, गोल्ड संख्या, हार्डी सुलजे का नियम, बहुआण्विक कोलाइडी विलयन, संगुणित कोलाइडी विलयन, मिसेल एवं कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार।